ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है गिरिजा कुमार माथुर लिखित ऐतिहासिक नाटक कमल और रोटी। ये नाटक 1857 की सशस्त्र क्रांति की आशंकामयी पृष्ठभूमि पर आधारित है। मध्य 19वीं शती के उस युग में एक ओर तेजी से बदलते हुए इतिहास की पीठिका पर टूटती हुई सामंती पद्धतियां तथा तद्जनित गहरा सामाजिक असंतोष था, तो दूसरी ओर जनता में नई चेतना का उदय हो रहा था। नाटक का विशेष महत्व इस बात में है कि इतिहास प्रसिद्ध पात्रों से अलग सभी पात्र सामान्य जनता के उस वर्ग से लिए गए हैं जो इस क्रांति के अंधड़ में पड़े थे और जो वास्तविक अर्थ में क्रांति के परिचालक थे। साथ ही धर्म और राजसत्ता जैसी मध्ययुगीन संस्थाओं के माध्यम से जिस नई राष्ट्रीय चेतना का उदय हो रहा था, उसका भी चित्रण नाटक में हुआ है। सामान्य जनता के जिन पात्रों पर यह नाटक केंद्रित है वे हैं इंदर सिंह बुंदेला, बिपिन टंडन, सूबेदार लाल बहादुर, सुरेश बिहारी लाल, अमान खां, विपिन शर्मा, जोगन शोभा रानी, बैरागी विजय बोस, स्वर समर बहादुर सिंह, चंदन शाह कौशल बिहारी लाल, दरोगा बख्शीश अली पीसी बैनर्जी, टर्न बुल जे.के. बैनर्जी, पार्सेल राजा जुत्शी, पहरेदार जगदीश स्वरूप सिन्हा, सोना इंदिरा वर्मा और मुंदर यूना पीटर्स। संगीत के स्वर हैं बी.एन. बिस्वास और प्रतिभा मुखर्जी के। नाटक का निर्देशन स्वयं गिरिजा कुमार माथुर कर रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है ऐतिहासिक नाटक कमल और रोटी। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। ये तो 7 बज गए। 7 हैं कि 6? नहीं, 7 ही होंगे। पठार पर सूरज की ललोई ही तो रह गई है। उफ, आज का दिन कैसा आग भभूखा की तरह तपा है, जैसे धरती को लोट पलट देगा। अब जाके कुछ तरी पड़े। 7 बज गए और पार्टी अब तक नहीं निकली। आज सूबेदार भैया कहाँ रह गए? सूबेदार साहब, ए सूबेदार भैया। लो, वे तो वहां नीम तले के चौतरे पे बैठे अमान खां से मिसकॉट कर रहे हैं। अजी सूबेदार साहब, सुन ही नहीं रहे। चलूं पास जाकर सलूट मारूं। राइट अबाउट टर्न, सलूट। क्या हर वक्त मस्करी करते रहते हो इंदर सिंह? मैंने कहा कि सूबेदार साहब सुनते ही नहीं तो सलूट ही बोलूं।
7 बज गए और अब तक अपनी पार्टी बाजार घूमने नहीं निकली। कंटोनमेंट की दुकानें बेरौनक हो रही होंगी। मैंने कहा इतनी देर तक ये किसकी पत्री पढ़ी जा रही है? क्या कालपी से भौजी की आई है सूबेदार साहब? देखो भाई, हर वक्त सूबेदार मत कहा करो। 6 बजे के बाद सब बराबर। हम लाल बहादुर, तुम इंदर सिंह हमारे बचपन के साथी, और ये अमान खां भैया एक बस्ती में जन्मे, एक साथ धूल में खेलकर बड़े हुए, मारा पीटा, पढ़ा लिखा। क्या फर्क हुआ जो हम सूबेदार हैं और तुम संतरी? राजपाट तो मिल नहीं गया, पेट पालने के लिए नौकरी दोनों ही करते। सो भी गैर की, दीन बिगाड़ने वाले फरंगी की। क्या करें, रहते यहाँ हैं और हुक्म बजाते हैं 7 समुंदर पार का। भाग्य में यही पता है। हम काले आदमी जो ठहरा। हमसे किसी फिरंगी ने काला आदमी अगर अबके कहा तो गोली मार देंगे, ये पक्का है। नहीं, अभी ऐसा मत करना। अभी वक्त नहीं आया है। जल्दी ही आएगा ऐसा दिखता है। कैसे? कुछ बताओ तो सही, हम उस दिन के लिए तड़प रहे हैं भैया। जरा शांति रखो इंदर, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाता है, समझे? लो, ये फरमान पढ़ो। दिल्ली से निकला है, आज आगरे से डाक लेकर जो सही से आया है वो कपड़ों में छिपाकर इस फरमान को ले आया है। धीरे धीरे पढ़ो, बारक में चारों तरफ कान ही कान है। देखे, दिल्ली से आया है। ओहो, तुम्हारे पास कैसे पहुंचा भैया? अमान खां भैया से पूछो। देखो, किसी से कहना मत। डाक का सही स्कीन साहब के खानसा में शहाबुद्दीन का नातेदार है ना, उसने दिया है। वो कहता था कि ये बादशाह सलामत का फरमान है जो पलटन में सबको बारी बारी से सुनाया जाए। तुम सुना दो भैया, मैं चारों तरफ नजर रखता हूँ। ध्यान से सुनना, ये भौजी का खत नहीं है। पढ़ो अमान खां। इस वक्त दूर तक कोई नहीं है, साहब लोग रात के नाच की तैयारी में लगे होंगे। बादशाह सलामत अजीमुशान बहादुर शाह जफर का फरमान है जो गदर कोट दिल्ली सल्तनत की मोहर से आया है। हुक्म फरमाया है कि हर ख़ास व आम हिंदू व मुसलमान, अंग्रेज़ी छावनियों के फ़ौजी और दीगर नौकर पेशा लोगों को वाज़े हो कि सारे फिरंगी इत्तेफाक राय से 2 चीज़ों पर आमादा हैं। यकुम कि फ़ौजियों को दीन व धर्म से महरूम किया जाए। दोयम कि ज़बरदस्ती सारी रियाया को क्रिस्तान बना लिया जाए। इसी मंशा से अंग्रेज़ गवर्नर जनरल ने हुक्म दिया है कि फ़ौज में गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस इस्तेमाल में लाए जाएं। अगर इसकी मुखालफत 10,000 फ़ौजी भी करें तो उन्हें तोपदम किया जाए। अगर 50,000 हों तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। इन चीज़ों को ज़ेर नज़र रखते हुए हमने सल्तनत की बागडोर हाथ में ले ली है ताकि रियाया का दीन व धर्म सलामत रहे। और हम हुक्म देते हैं कि जो भी फ़ौजी पलटने फरंगियों को नेस्तो नाबूद करेंगी और दिल्ली सल्तनत की फरमाबरदार रहेंगी, वे दुगनी तनख्वाह की हकदार होंगी। लातादाद तोपें और ख़जाना हमारी दस्तरस में आ गया है। हमारी रियाया को चाहिए कि वो फ़ौजियों का साथ दे, आपस में इत्तेहाद रखे और जवामर्दी दिखाए। फ़ौजियों को रसद और सामान देने में रियाया के जो भी अखराजात होंगे उनके एवज़ में दस्तावेजी सबूत पेश करने पर दुगनी कीमत दी जाएगी। हर वो शख्स जो खुश इंतज़ामी कायम रखने में मददगार साबित होगा ऊंचे ओहदे का हकदार समझा जाएगा। हर खास व आम हिंदू व मुसलमान की वाकफियत के लिए ये फरमान जगह जगह शाया किया जाए और मखसूस जगहों पर लगाया जाए। फरंगी अपने जान व माल की खैर के लिए इस वक्त नरमी दिखा सकता है, पर लोग एतमाद ना करें और धोखे में ना आएँ। हमारा दौर इक़्तिदार कायम है। 30 रुपये घुड़सवार और 10 रुपये पैदल दिल्ली के नए मुलाजमीन की तनख्वाह होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिरंगी का तख्त उलट गया। क्यों भैया लाल बहादुर? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मेरठ दिल्ली में गदर हो गया है। दिल्ली की सल्तनत से विदेशी छाया हट गई है। खबरें तो पिछले महीने से ही आ रही हैं, पर और जगह छावनियों में क्या हो रहा है पता नहीं। ये फरमान क्या खुद बादशाह के हाथ का लिखा हुआ है भैया? क्या पता, बादशाह अपने हाथ से खुद थोड़े ही लिखते हैं। अरे वो बादशाह ठहरे, उनके हुक्म से ही निकला होगा, पर बादशाह की खास मोहर इस पर नहीं है। तो क्या हुआ? दिल्ली के गदर कोट की मोहर तो है। गदर कोट बादशाह ने मुल्क का इंतज़ाम करने के लिए मुकर्रर किया है, किसी की तरफ से सही, पर हमें कुछ करना है या नहीं ये बात तय करना ज़रूरी है। अपना दीन और धर्म खतरे में हो, फौजी उसे बचाने के लिए और फरंगी को मुल्क से बाहर निकालने में मरकब रहे हों, तब हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हाथ पर हाथ रखे वो जिसने चूड़ियां पहन रखी हो भैया।
तुम लोग हुक्म दो तो अभी जाकर 10 फिरंगियों को तो मैं ही किनारे लगा दूं। कुंवर जी, तुम्हारी बहादुरी पर शुबा किसको है, पर हमारे पास कोई खबर कहीं से नहीं आई कि हमें यहाँ जौहर दिखाकर आगे क्या करना होगा। हम डकैत तो है नहीं कि मार डालें और लूटपाट कर बैठ जाएं। फिर आगे क्या होगा ये भी तो सोचना पड़ेगा। 2-4 जगह से और खबर आ जाती। सुना है कि नाना साहब भी बिठूर में तैयार हो गए हैं। उनके साथ मुंशी अजीमुल्ला और तात्या टोपे हैं। अपनी झांसी वाली बाई साहब का राज भी तो फिरंगियों ने दबा रखा है। वो नाखुश तो जरूर हैं, पर रास्ता नहीं सूझता कि हमें क्या करना चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मेरे एक रिश्तेदार मेरठ की पलटन में रिसालदार हैं। उनकी दस्ती चिट्ठी भी दिल्ली से आई है। मेरठ की फ़ौज वहाँ पर फरंगियों को ख़त्म करके दिल्ली की फ़ौज से जा मिली है और उसने बादशाह को सलामी पेश की है। ये पुर्जा पढ़ो। हम लोगों ने अब तक कुछ नहीं किया, इसके लिए हमें नाम धरा है। पहले क्यों नहीं बताया? सुनाओ तो जल्दी से। लिखा है, बात खराफियत के वाजे हो कि मेरठ, दिल्ली, लखनऊ और बंगाली की फ़ौजों ने गदर का डंका बजा दिया है। झांसी रेजिमेंट अब तक चूड़ियाँ पहने चुप क्यों बैठी है? क्या उसने अपना दीन और धर्म सब छोड़ दिया है? बस इतनी ही इबारत लिखी है। राम राम, बुंदेलखंड की तो नाक कट गई। दुनिया में खबर हो गई कि झांसी वाले कायर हैं और हम अब तक घूंघट काढ़े बैठे हैं। बुंदेलखंड की मूछ नीची नहीं होगी इंदर सिंह। हम वो करेंगे जो कोई न कर पाएगा। तमाशा देखना, अब देर नहीं होगी। यही ठीक है। मेरा ख्याल है हम जेल दरोगा बख्शीश अली से सलाह करें तो अच्छा रहे। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ों की नस-नस से वाकिफ़ हैं, दुनिया की खबर रखते हैं। अमान खां भैया ठीक कहते हैं, अभी चलो। पहले पता लगाओ कि बख्शीश अली इस वक्त हैं कहाँ। उनसे बखत और जगह फौरन तय कर लो तो आगे का नक्शा बने। असल बात तो खबरों की है। एक जगह से दूसरी जगह की खबर लग नहीं पाती, लगती है तो देर से। खास तौर से हरकारों को भेजो तब। अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए तार खींच रखे हैं। जब चाहे कोसों दूर की खबर बिजली के मंतर से मालूम कर लें। 4 घोड़ों की बग्घियों से डाक भी आती है तो उन्हीं की। दूसरे लोग डाक भेजना चाहे तो बीच में ही पकड़ ली जाए। डाक बग्घी कच्ची सड़कों पर भी कैसी हवा की तरह चलती है। हर 5 कोस पर घोड़े बदल देते हैं। भाई, जिसके हाथ में ताकत है वो सब कुछ कर सकता है। हमारे तुम्हारे हाथ में तार हो तो हम सब भी इस्तेमाल करें। डाक तार और सड़कों का जाल तो उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा करने को फैलाया है। ये जादूगरी है उनकी। कप्तान गॉर्डन का हुक्म बरदार शेख हिंगन है ना, वो कह रहा था कि बंगाले में अंग्रेज ने एक नया जादू तमाशा चलाया है। लोहे की धुआं गाड़ी जो 2 उंगल के चिकनी पटरियों पर दौड़ती है, डाक पक्की से चौगुनी तेज। जाने क्या क्या मंत्र मार रहे हैं ये फिरंगी। इन्होंने जरूर कोई परहेज सिद्ध कर रखा है। ऐसी नई नई अचरज में डालने वाली चीजें चला रहे हैं। सब परेत विद्या है। परेत विद्या हो चाहे देव विद्या, राज तो तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं और दिन दिन कब्जा जमाते जा रहे हैं। आज ये राज हड़पा, कल उसे दबाया। बड़े छोटों का कोई ख्याल नहीं, हर एक की दुर्गत और बेइज्जती। हिंदुस्तानी को चाहे वो फौज में हो या और कहीं, बड़े ओहदे पर पहुंचने ही नहीं देते। और जो कभी हम जैसे छोटे मोटे ओहदे पर पहुंच भी जाएं तो सलामी गुलामी तो वही बजानी पड़ती है। उस दिन बाजार का किस्सा याद है? हरजू शाह और उनके जेठे कुंवर उत्तम चंद बग्घी में जा रहे थे। उधर से लेफ्टिनेंट टम्बुल घोड़े पर निकला। हरजू शाह को बग्घी रोकते रोकते उतरने में देर हो गई। तब कैसी बेइज्जती की थी उस टम्बुल ने। बग्घी एकदम जब्त कर ली और कंटोनमेंट ले गया। हरजू शाह इतने बड़े साहूकार हैं, जमीन जायदाद गांव हैं, पर छोटे से लेफ्टिनेंट साहब के सामने कुछ है ही नहीं। कोई भी हो, उसे फिरंगी का सामना पड़ते ही घोड़े से उतरकर चौतरे से नीचे खड़े होकर सलामी बजानी पड़ती है। न धर्म रहा, न बढ़प्पन, न चरित्र रहा, न इज्जत आबरू। फिरंगी की गुलामी में सब स्वाहा हो। पर हरिजू शाह का क्या बिगड़ा? एक बग्घी गई तो 4 और कमाली होंगी। अंग्रेजों को रसद पहुंचाने का ठेका भी तो उन्हीं का है, मुनाफा भी तो उन्हीं से कमाते हैं। उस दिन उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। टंबल के चले जाने पर हंसते हुए पैदल ही हलवाईपुरे चल दिए। हाँ, उत्तम चंद का मुंह जरूर बिगड़ गया था। उत्तम चंद की जगह हम होते तो खून हो जाता। अरे हरजू शाह ने टाल दिया होगा कि कौन इन लल्मों के मुंह लगे। बुरा तो मन में उन्हें जरूर लगा होगा, पर उनका ठेका कहाँ है कमसरियत का? उनका नहीं तो उनके भाई चंदन शाह का तो है। मुनाफा तो घर ही में आता है। बुंदेलखंड के आधे गांव उनके कर्जदार हैं। उन्हें क्यों फिक्र होने लगी? चारों तरफ सोना बरसता है, घी के दिए जलते हैं। सुना है गदर के डर से 50 लाख सोने की मोहरें
उन्होंने चित्रकूट के पेशवों के खजाने में अमानत रख दी हैं। चित्रकूट के पेशवों का अंग्रेजों से बिगाड़ नहीं है। आखिर शाह लोग ठहरे, दूर की सोचते हैं। अंग्रेजों के महाजन क्या यूं ही हुए हैं? बिल्कुल खरी बात कही तुमने अमान भैया। गांव के आधे से ज्यादा किसान हरजू साहब के देनदार हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ब्याज भी नहीं चुका पाते। लगान की वसूली भी फिरंगी की तरफ से वही करवाते हैं। बड़ी दुर्दशा है रैयत की। पहले डाकू बदमाशों से पार नहीं पड़ती थी, अब दो तरफा बंटमार है। खैर उन्हें तो ठीक कर लेंगे, पहले ललमोह का फैसला हो जाए। जब दिल्ली से फरमान आया है और मरने मारने की पाती भी आई है तो अब पीछे हटना मुंह पर कालिक पोतने के बराबर है। मैं अभी जाकर दरोगा साहब का पता लगाता हूँ, जिससे आगे का रास्ता मिले। हाँ, मगर जल्दी लौटना। तब तक हम और इंदर सिंह बाजार में जाकर कुछ नई खबरें इकट्ठी करें। चलो इंदर सिंह। चलो भैया। आज बड़ी चहल पहल है बाजार में। हर दुकान पर अपनी पलटन वाले खड़े हैं। हवा कुछ गर्म है। सबके चेहरे कैसे तमतमा रहे हैं। जो बात हमारे मन में है वो किसी न किसी तरह सबके मंडला रही। गदर की खबरें तो थोड़ी बहुत सभी को मालूम, पर कोई ये नहीं समझ पा रहा कि क्या करें। खैर रास्ता तो जरूर निकलेगा। उधर चलो भैया, उस बड़ के नीचे। वहां अपने आदमियों का बड़ा जमघट लगा है। किसी बाबा बैरागी का भजन हो रहा है। चलो देखें। ये तो कोई जोगन और बैरागी मिलकर गा रहे हैं। जरा दूर से सुनो कि क्या है। ये कैसा नया भजन है इंदर सिंह? जरा गौर से सुनो। भजन कुछ नया सा है, समझ में नहीं आया क्या टेक है। दे दे कमल की रोटी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कमल की रोटी? कमल की रोटी कैसी? कुछ गूढ़ ज्ञान की बात मालूम पड़ती है। चलो पास चल के सुने। जोगन तो देखो कैसी मस्तानी है। फिर अग्नि सी नाच रही है। एक हाथ में सरबती गेहूं की रोटी है, ललखौरी हथेली सी गहरी। और हाथ में ये क्या है? कमल का फूल गर्मी से कुछ कुमला गया है। हाथ में कमल और रोटी, और भजन में कमल की रोटी। कोई बात जरूर है। जोगन की आंखें कैसी काली कजरारी चमकदार हैं और हथेलियां तो कमल की उन्हारी हैं। अरे कुंवर साहब, जोगी बैरागियों पर नजर नहीं डालते, समझे? ये सिद्ध होते हैं। मन की बात भांप जाते हैं। मंतर मार देंगे तो यहीं खड़े के खड़े रह जाओगे। मंतर तो मार दिया कामरूप की आंखों ने। चुप रहो, शर्म नहीं आती। सब अपने पलटनियां खड़े हैं। जोगन और बैरागी हमारी तरफ देख रहे हैं। सिपाहियों ने रास्ता छोड़ दिया है। चलो अब आगे बढ़ो। पालागर महाराज। खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय हो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? लाल बहादुर महाराज। फौज में सूबेदार हैं महाराज। और तुम्हारे साथी का नाम बेटा? इंदर सिंह बुंदेला महाराज। बच्चा, तुम्हारे संगाती की नजर बड़ी चंचल है, मनवा उड़ता है। बेटा, तुम बुंदेला हो, जिनकी वीरता की कहानियों से बुंदेलखंड का हर पत्थर गूंजता है। तुम होनहार हो, पर अपने मन को कसो। कहा था हमने कि नजरें मत फेंको। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। बाबा जी, इंदर सिंह अभी कुंवर पद पर हैं, नई उम्र है, गलती माफ करें। 57 की साल है बच्चा। कलयुग का आखिरी चरण, पृथ्वी लोटपोट होगी। ओर से छोर तक महाभारत मचेगा। दीन धर्म का नाश हो रहा है। पापों से धरती का भार बढ़ता चला जा रहा है। शेषनाग संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके फन डोल रहे हैं। आसमान पर धूमकेतु घूम रहे हैं। धरती पर आग और खून की वर्षा होगी। भविष्य पुराण में लिखा है बच्चा कि कलयुग में जब विभीषण की संतान 7 समुंदर पार से राज करने आएगी
तब धर्म का लोप हो जाएगा। तब खून से रंगे सफेद घोड़े पर सवार, एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल लिए, एक काक्षी कल्कि का अवतार होगा। सच महाराज? हाँ बच्चा, म्लेच्छों के खून से दुर्गा भवानी नवचंडी खून का खप्पर भरना चाहती है। देखा तू? बाबा, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। प्रलय आने से पहले ही डर गए। नहीं जोगन, कैसी ही प्रलय मचे हम नहीं डरते। हम सिपाही हैं और फिर बुंदेला, हर बखत हथेली पर जान लिए फिरते हैं। कलयुग का भार हटने के लिए प्रलय हो, हमारा खून दुर्गा के चरणों में चढ़े तो जन्म सफल हो जाए। जियो 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 बच्चा जियो, तुम्हारे जैसों से ही पृथ्वी टिकी रहेगी। भवानी, देख रोटी बुंदेला वीर को, ये प्रसाद है बच्चा, संभाल के रखना और एक हाथ से दूसरे हाथ पहुंचाना। ये गब्बर बाबा की आज्ञा है। लो बुंदेला कुंवर, ये रोटी ऐसी वैसी नहीं है, मंत्र फूके कमल के बीजों से बनी है। जहां तक ये रोटी जाएगी, पृथ्वी पर से म्लेच्छों का भार उतर जाएगा। रोटी लेना, वचन देना। वचन तो हमारी बात है, अपनी बात पर आंच नहीं आने देंगे। महाराज, एक रोटी मुझे भी मिले। तुम्हें तो बच्चा खास काम के लिए चंडी ने चुना। भवानी, कमल दे सूबेदार को। कमल महाराज, कमल पर क्या निछावर करना होगा? रोटी तो म्लेच्छों का भार दूर करने के लिए खून मांगती है, और कमल? कमल कमल की एक एक पंखड़ी पर भवानी के चरण पड़े हैं बच्चा। इस पर शीश का कमल चढ़ेगा। देगा तू? दूंगा बाबा, बखत आने पर वो भी चढ़ा दूंगा। घर से पूछ लेना बच्चा। कोई जरूरत नहीं महाराज, कालपी की जमुना जी का पानी ऐसा वैसा नहीं होता। हमारे घर की 3 पीढ़ी फौज में रही है, जान पर खेलना सब जानते हैं। हमारी रुक्मा भौजी साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। बखत आने पर सूबेदार भैया को अपने हाथ से तिलक करके युद्ध में भेजेंगी। तुम्हारी कोई बहन भी है सूबेदार? मेरी बिन्नू सोना तो बंदूक का अचूक निशाना लगाती है, तभी तो लक्ष्मी बाई साहब उसे अपने साथ रखती हैं। एक कमल और रोटी मुझे भी मिले साईं। कमल और रोटी दोनों? अच्छा, दे भवानी। महाराज, आप तो देश देशांतर घूमते हैं, तो लोग की बात जानते हैं। ये हमारे देश में क्या हो रहा है? देख बच्चा, ध्यान से सुन। ऊपर देख, वो हरे लाल रंग की पूंछ वाला तारा देख रहा है? हाँ महाराज। जब एक युग खत्म होता है तब ये तारा निकलता है। इस तारे की आवाज मेरे कानों में आ रही। एक नहीं 100 सिंहासन इस वक्त उलटने वाले हैं, और उसके बाद एक बड़ा सिंहासन उल्टेगा। धरती पर पाप का घड़ा भर गया है। कलिकाल में सब एक जैसे हो जाएंगे, कोई जात पात नहीं रहेगी, धर्म मिट जाएगा। तू देख रहा है कि फिरंगी मलेच्छ के राज में क्या हो रहा है? राजा रंग हो रहे हैं, उनके गहने कपड़े खुलेआम बिक रहे हैं, बादशाही नाम भर को रह गई है, पेशवे मिट गए। ठीक कहते हो बाबा। और अब देख क्या हो रहा है। तू पेट पालने को फौज में भर्ती हुआ था, दीन धर्म छोड़ने को नहीं। पर जो फौजी काले पानी पार जाएगा, उसका दीन धर्म कहां रहेगा? ठीक है, नहीं रह सकता। और कलयुग में झूठ का राज होगा, यह भी मालूम है। जो सिपाही अब काले को से दूर जाएगा तो भत्ते का वादा होने पर भी भत्ता उसे नहीं मिलेगा, और जो आटा तुझे मिलेगा उसमें पिसी हुई हड्डियां खाने को मिलेगी। सिपाही की तनख्वाह 7 से 9 रुपए, सवार की 27 रुपए। तुम वीर बुंदेला और पुंगल पठान सिपाही और सवार, तनख्वाह मिलने पर दिल हवलदार और फिरंगी सार्जेंट आदि से ज्यादा बेईमानी से घूस में काट लेते हैं। कलयुग में बेईमानी और अनाचार होगा, ये लिखा है, सो हो रहा है। सब नेम नियम टूट गए, पृथ्वी मैया करवट लेंगी। और चर्बी के कारतूस, क्रस्तानी मदरसे, आग गाड़ी में छूत अछूत का साथ, जमीन जायदाद की हड़प, राव राजा रईसों का खात्मा, किसानों की बेदखली, 100 गांव उजाड़कर एक छावनी, एक नए शहर की बस्ती, घूसखोरी, जबरदस्ती, बेइज्जती, सीना जोरी, जूते की ठोकर, गाली, काले आदमी की नफरत, ये नए नेम नियम है। बाबा, आप तो बहुत जगह से घूमते आए होंगे,
कुछ उत्तर के हाल उत्तर बताइए। में अकाल में गरज रहे हैं। मेरठ, दिल्ली, लखनऊ में चंडी ने विलेच्चों के खून से श्रृंगार कर लिया है। उनका एक बीज भी वहां की धरती पर नहीं छूटा। बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, काशी, पटना, आगरा, जबलपुर, सागर, नागपुर और दूर विंध्याचल के पार, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक लाल जी वाली की मांग उठ रही है। जय काली। तो क्या एक झांसी ही बीच में अभागी रह गई है? यहां तो साक्षात दुर्गा ही आने वाली है। झांसी फिरंगी के कलंक से पवित्र होगी। झांसी को बचाओ, 3 दिशाएं बुला रही हैं, कालपी और बिठूर, ग्वालियर और आगरा, सागर और जबलपुर। अच्छा बच्चा, रमते जोगी एक जगह नहीं ठहरते। जय हो दुर्गे। हम पीछे नहीं रहेंगे। हमें भी रोटी तो भवानी, हमें कमल दो बाबा। दे दे कमल की रोटी भवानी। दे दे कमल की रोटी बाबा, दे दे कमल की रोटी बाबा, दे दे कमल की रोटी, दे दे कमल की रोटी बाबा, दे दे कमल की रोटी बाबा, दे दे कमल की रोटी। अभी आप गिरिजा कुमार माथुर लिखित ऐतिहासिक नाटक सुन रहे थे, कमल और रोटी, जो 1857 की सशस्त्र क्रांति पर आधारित था। संगीत निर्देशक थे सुरेंद्र नाथ बली तथा ध्वनि संयोजन कर रहे थे युक्तिभद्र दीक्षित। नाटक का निर्देशन स्वयं गिरिजा कुमार माथुर कर रहे थे। अभी आप इस प्रसिद्ध नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।